नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत रीलोडेड में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आज़ादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज़्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज़ गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी का। बहुत स्वागत है सर। सीधी बेबाक बात करेंगे। धन्यवाद। और जिसको कहते हैं कि बहुत लंबा आपका सर सफ़र रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन आजकल कहाँ से आते हैं, कैसे ज़्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में? देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है। इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीज़ों पर आपका फोकस है? देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो ज़रूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं। 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज़ हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाएँ, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम मेट्रो के साथ जाने के बाद उनकी जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो ख़त्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे। तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम ख़त्म करना, दूसरे से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीज़ें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज़ बन रही हैं, और चूँकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज़्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं हैं, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे। जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
बहुत चीज़ें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। और इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में, जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुँचे, पानी पहुँच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, जो जो खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसको उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता, उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। तो उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए। जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट्स चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की। बाज़ारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स, इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं। और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोज़गार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं वो जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल ये तभी ठीक हो सकता है कि जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे। बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहाँ तक पहुँचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा तो शायद वो लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि भाई मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीज़ें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है, या ये आपके रीच में है? ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीज़ें खास करके ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। ज़मीन तो लिमिटेड है, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो ज़मीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1 करोड़ 6 लाख थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 12 साल यानी 15 साल में दुगने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है। और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, ज़मीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज़ हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट ज़मीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज़्यादा हम बना पाएंगे, उतना इन लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नज़दीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTS ये बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज दिल्ली में ही यानी 1150 किलोमीटर मेट्रो जो दुनिया का, यानी 1150 पूरे देश में है। हाँ, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम 3rd नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े। RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुँच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराना,
ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोज़ाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई, कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग। ठीक बात है। एक चीज़ और, जब हम इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज़ मेट्रो और कितनी मींस बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीज़ों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेज़ी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको? देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस जैसे अभी planning आपने पर- दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए। तो ये किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा, इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है। गुरुग्राम जब हम 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहाँ की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-05 के आसपास। उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, कितना उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता है तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें, ताकि इस प्रकार की चीज़ों के लिए अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि ऐसा वाटर जो है, जो सीवेज सिस्टम है, उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। तो इन सब चीज़ों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या ये योजनाएं, इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे? क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है। अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही हैं, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, पानी के और यानी सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। जी, 5 जी, करोड़ जी। रुपए एक शहर के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करें, स्मार्ट सिटीज़, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना, जब आप कोई जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन, कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है ये कब? देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो
शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक रेडी फड़ी पर स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई। आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं जी। और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेडी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहाँ सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा। तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेडी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपये की और सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपये लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपये भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। उसको केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट जी अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा उसको और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपये का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 1,000 के 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपये ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपये का यूपीआई कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा। जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए। कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है। और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण हैं ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। इनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ जो जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूँगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है। क्या एक तो इसमें जो आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है, एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज़ ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी। इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें? पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिल करके कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ फिर कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं। एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए। अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, कल से एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, तो उस समय
पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहाँ तक अर्बन का, ये 2 दिन का आज हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है। और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीज़ों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। अर्थात रेजिलिएंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए। एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज़्यादा मिलें, क्या उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहाँ का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज़ के वो आए, वो क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे, तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई। और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारा सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा, उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा सोलर सब्सिडी की बात होने लगी है। पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं? बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके जी। और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है एक बहुत बड़ी आवश्यकता, हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता तो उसको कठिनाई होती है। कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको, चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए कि 100 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए वो सूर्य घर कि सूर्य सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे। ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहाँ तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुँच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयाँ जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयाँ वहीं ज़्यादा आ रही हैं जहाँ घोषणाएं हो गई कि हम ज़ीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही ज़ीरो आ रहा है जी, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। जी, तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो ज़ीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी। इनकम होने लगेगी। इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को। उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो।
वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा के कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं। जी, हमारे कार्यक्रम का नाम भारत रीलोडेड है, तो पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को इस समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूँगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियाँ दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी, हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता। जी जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नज़रिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नज़रिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।